हेलो नीट एस्पिरेंट्स। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल सरकारी आवेदन में। तो आज सबको पता है कि जो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ चुका है, लेकिन नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, जिसमें से कोड है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन से पिक्सल में लगेगा, क्या एज क्राइटेरिया है, क्वेश्चन पेपर कैसे आएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बारे में आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा कि मैं नीट से रिलेटेड, एमबीबीएस से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ। देखो आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस है काउंसलिंग से रिलेटेड। तो आप मेरे से जुड़ सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑन कर सकते हो। नीट से रिलेटेड चाहे वो काउंसलिंग हो, चाहे वो एग्जामिनेशन फॉर्म हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको जानकारी सबसे पहले मिलेगी। थोड़ा अभी लेट हो गया क्योंकि मेरा हेल्थ इशू है अभी, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। नहीं तो नेक्स्ट टाइम से आपको सभी जानकारियाँ टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा, जिससे थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द मिलती जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा गूगल का होम पेज। इसको आप जैसे मैं लैपटॉप में कर रहा हूँ वैसे आप मोबाइल में, टैब में एज इट इज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप अपने टैब या मोबाइल में क्रोम ब्राउजर यूज करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे सरकारी रिजल्ट, क्लिक करेंगे और उसमें जो फर्स्ट लिंक आएगी उस पर क्लिक करेंगे, सरकारी रिजल्ट .com पे। अब सरकारी रिजल्ट पे मैं इसलिए गया हूँ क्योंकि यहाँ पे हमको ब्रीफ में सारी जानकारी मिल जाती है। हम नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, एडमिशंस वाले सेक्शंस में क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि एनटीए नीट यूजी, इसको क्लिक करेंगे और हमको यहाँ से मिल गया सारा चीज कि देखो क्या क्या एप्लीकेशन डेट कब कब से स्टार्ट हुआ है। ये स्टार्ट कब से हुआ है, तो आपका 7/2 से स्टार्ट हो चुका है। कब तक चलेगा, 7/3 तक से चलेगा। ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। लेकिन हम जो इसका ब्रोशर है उसको डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे जो ब्रोशर दिया हुआ है, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, इसको डाउनलोड करके वहां से देखेंगे। अगर आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे हम ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आगे हम फॉर्म यहाँ से भी भर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करेंगे तो हम इस वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे सारी चीजें होंगी। ओटीपी आएगा मेल पे, मोबाइल पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लॉगिंग पे जाके अपना लॉगिन करके सारा कुछ फिल करेंगे। तो इसके बारे में मैं वीडियो ले आऊंगा और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप वहां से भी डायरेक्ट स्विच कर सकते हो, या तो आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो, या इस वीडियो के लास्ट में भी उसका एक्सटेंशन लगा दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए हम अभी इंपॉर्टेंट पार्ट देख लेते हैं। कोड क्या है, कितनी फीस लगेगी, इन सब के बारे में हम अभी देख लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं पीडीएफ पे। यहाँ पे पीडीएफ मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा जहां से मैंने बताया है वहां से, या उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है, आप सारा कुछ देख लीजिएगा, जैसे कि लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट एनटीए, अबाउट नीट यूजी डिस्क्लेमर, रिलेटेड टेस्ट सिलेबस, पैटर्न, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीजें यहाँ पे पेज नंबर दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं पूरा डिस्कस करूंगा तो पीडीएफ है 159 पेजेस का, इतना डिस्कस करने में 2 से 3 घंटे का टाइम लगेगा। तो आप देख लीजिए, अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करता हूँ कमेंट पे, और रिप्लाई करने की कोशिश भी करूंगा। थोड़ा सा हेल्थ इशू है इसलिए थोड़ा डिले हो सकता है, नहीं तो मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए यहाँ पे हम एकदम ऑफिशियल डाटा पे डिस्कस करेंगे। अभी जो एनटीए ने पीडीएफ दिया हुआ है, ब्रोशर दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से। देखिए 7 फेब से स्टार्ट होगा आपका, और कब तक चलेगा, ये 7 मार्च तक आपका पूरा फॉर्म चलेगा। अब इस बीच लास्ट पेमेंट का कब होगी, 7 मार्च को रात को 11 बजे तक। अब करेक्शन कब को आप कर सकते हो, अगर आपको लगता है कुछ करेक्ट करना है तो 9 से 11 मार्च तक आप करेक्शन कर सकते हो। और आपको फी कितना लगेगा, देखो जनरल के लिए 1500 है, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए 1600 फीस है, और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड
पर्सन विथ हैंडीकैप्ड होता है, और थर्ड जेंडर जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनके लिए भी इस बार हुआ है, नीट हो रहा है, उसके उनके लिए फीस है 1000। और आउटसाइड इंडिया मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो आउटसाइडर हैं, एनआरआई हैं, उनके लिए 9500 फीस है। अगर कोई आउटसाइड में है आपके जान पहचान के, तो आप उनको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, वहां से उनको पता चल जाएगा सारी इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन कब होगा? 26 अप्रैल को अनाउंसमेंट हो जाएगा कि आपने जो सेलेक्ट किया होगा, क्योंकि 5 सिटीज आपको सेलेक्ट करनी होती है, उसी में से कोई एक सिटी आपको मिलती है। तो सिटी का अनाउंसमेंट कब होगा? आपके 26 अप्रैल को होगा। इसके बाद आप एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर पाओगे? 1 मई मतलब 1 मई को, 1 मई को आप डाउनलोड कर पाओगे। एग्जाम कब होगी आपकी? 4 मई। 4 मई में का जो 3 घंटा है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्रुशियल होता है। तो अपने आप को बचा के रखिएगा, अपने हेल्थ को बचा के रखिएगा, और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। और आपका क्वेश्चन ड्यूरेशन कितना होगा? 3 आवर्स होगा। पिछली बार 3 घंटे 20 मिनट था, इस बार सिर्फ 3 घंटे है। 180 क्वेश्चन 180 मिनट्स दिए हुए हैं। एग्जाम का टाइमिंग क्या है? 2 बजे से लेके 5 बजे तक, ये इसका स्टैंडर्ड टाइम है। इसी टाइम पे नीट का एग्जाम हमेशा हो रहा है, इस बार भी कितना इसी टाइम पे हो रहा है। सेंटर ऑफ द नीट यूजी 2025 एग्जामिनेशन इंडिकेट एडमिट कार्ड, आपको एडमिट कार्ड में बता दिया जाएगा, और सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी वहीं पे। और रिजल्ट आपका कब आ जाएगा? 14 जून को, जो कि है टेंटेटिव, ये चेंज भी हो सकता है, तो आप ऐसे मत सोचिएगा 14 जून को आ ही जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 60% चांसेस है कि 14 जून को आपको आपका रिजल्ट आ जाए। वैसे आ जाता है, जून के फर्स्ट और सेकेंड वीक तक नीट का रिजल्ट आ जाता है, और कंट्रोवर्सी भी होती है, उस पर आप ध्यान ज्यादा नहीं दीजिएगा। और हमको क्या डिस्कस करना है वो देख लेते हैं। पहली बात तो देखो, फोटोज कौन कौन सी लगती हैं। एक तो पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा आपका, और एक लगेगा पोस्ट कार्ड साइज। पासपोर्ट साइज फोटो ऐसे होता है, इतना छोटू सा होता है, और पोस्ट कार्ड साइज फोटो ऐसे होता है, ऐसे बड़ा सा होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। पासपोर्ट साइज फोटो छोटा सा होता है, पोस्ट कार्ड साइज फोटो थोड़ा बड़ा होता है। अब इसमें देखो केबी बताया हुआ है, ये उसके लिए है जो अपना फॉर्म खुद से भर रहा है। जो साइबर से जाके भरवाएगा उसके लिए ये नहीं है, क्योंकि साइबर वालों को पता है कि कितना केबी रखना है। जो खुद से भर रहा है वो देख ले। 10 केबी से 200 केबी तक फोटोज का साइज है, चाहे पोस्ट कार्ड साइज हो चाहे पासपोर्ट साइज हो। और क्या लगेगा आपका? राइट एंड लेफ्ट का फिंगर इंप्रेशन लगेगा, फिंगर एंड थंब का इंप्रेशन लगेगा, जिसका साइज भी 10 केबी से 200 केबी के बीच में रहेगा। आपका सिग्नेचर लगेगा, उसका साइज क्या रहेगा? 10 केबी से 50 केबी के बीच में। कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, जिसको कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, उसका साइज क्या रहेगा? 500 केबी से 300 केबी के बीच, 50 केबी से 300 केबी के बीच में। आप ये चीज याद रखिएगा कि क्लियर विजिबल होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से दिखना चाहिए, विजिबल की जगह लिजिबल लिखा हुआ है, लेकिन क्लियरली आपका दिखना चाहिए जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो। क्योंकि अगर नहीं होगा तो उधर से मेल आता है, क्योंकि आप जो मेल आईडी देंगे उस पे आप एक्टिव रहिएगा, उसका मैसेज देखते रहिएगा। क्योंकि अगर आपके फॉर्म में कुछ भी मिस्टेक आता है, एनटीए आपसे वाया मेल कनेक्ट करता है, और वहीं पे लिंक आपको देता है जहां से आप अपने फोटो, अपने डॉक्यूमेंट को फिर से अपलोड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी चूक होती है बच्चों का, जो क्या करते हैं कि अपना मेल देखते नहीं है और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और क्या करना है आपके 12th का स्कैन्ड कॉपी, मतलब स्कैन्ड क्लास 12th सर्टिफिकेट। स्कैन्ड बोल रहा है, इसका मतलब आपको ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देना है, आपको ओरिजिनल ही देना है जो आपके स्कूल से मिलता है। स्कैन्ड का मतलब ये है। स्कैन्ड प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस, आपको प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस देना है, मतलब आप आधार कार्ड का फोटो आप दे सकते हो, वो 2 जगह काम करेगा। एक आपके परमानेंट एड्रेस में काम करेगा, एक और कहाँ काम करेगा मैं बताऊंगा। एनआरआई जो हैं, जो आउट ऑफ इंडिया हैं, उनके लिए क्या है? डॉक्यूमेंट्री प्रूफ या फॉरेनर सर्टिफिकेट उनके लिए चाहिए, या ओसीआई या एनआरआई सर्टिफिकेट, कुछ ना कुछ चाहिए। उसके लिए केबी है 50 से 300 केबी। और जो डिसेबल्ड है उनको भी अपने डिसेबल्ड सर्टिफिकेट लगाना है। उसका साइज क्या रहेगा? 50 से 300 केबी के बीच में, अगर अप्लीकेबल है तो। क्योंकि आगे वाले 2-3 सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये भी फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों के लिए है, ये भी अप्लीकेबल है। और ये कब होना चाहिए? 5 अक्टूबर के बेंच से सर्टिफाइड होना चाहिए, इशू होना चाहिए। और यहाँ पे देखो 2 अक्टूबर के बेंच से भी बोला हुआ है कि अप्रूव होना चाहिए या इशू होना चाहिए सर्टिफिकेट, तभी मान्य करेंगे। और इसका भी साइज क्या रहेगा? 50 से 300 केबी के बीच में। ये भी इफ अप्लीकेबल है, वेन एवर अप्लीकेबल, मतलब ये फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, ये भी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट है यूजिंग द, मतलब कि ये
हम जो लास्ट में अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट देते हैं, और एक क्या है आपको आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब जो आधार कार्ड आपने दिया था उसको यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। अब आगे आपको क्या डिस्कस करना है कि जो आपका जो एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो आपको क्या क्या लेके जाना है। आपको पेन वहीं पे मिलता है, 6 से 8 पासपोर्ट साइज फोटो, जब भी आप अभी से ही प्रिंट करवा लेना। जब आप अभी फॉर्म भरने के लिए फोटो करने जा रहे हो तो 6 से 8 पासपोर्ट साइज और 2 पोस्ट कार्ड साइज फोटो को आप तुरंत ही उसी टाइम पे बनवा लेना, जिसका बैकग्राउंड वाइट हो, वाइट बैकग्राउंड वाला फोटो होना चाहिए। ठीक है, इसी फोटो को आपको लेके जाना है एग्जाम सेंटर पे। ठीक है, और यही फोटो आपके काउंसलिंग में भी लगेगा। आप अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, अगर आपका फोटो चेंज होता है तो बहुत नाटक होते हैं, तो आप इस फोटो का हार्ड कॉपी तो ले लेना, साथ साथ साइबर वाले से या जिस भी आप लैब से फोटो बनवाना उसकी सॉफ्ट कॉपी भी ले लेना, कि अगर आपको जब कभी नीड पड़े तो आप इसका हार्ड कॉपी निकलवा सको किसी भी दुकान से। ठीक है, तो आप इसका सॉफ्ट कॉपी भी ले लेना या मांग लेना उससे, भैया पासपोर्ट साइज का और पोस्ट कार्ड साइज दोनों का आप मुझे सॉफ्ट कॉपी दे दो। इसके बाद हम आगे चल रहे हैं और हमको आगे क्या देखना है कि जो सेंटर्स होते हैं उस मतलब क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। अभी आप देखो फिजिक्स के कितने आते हैं ये तो हमको पता है बहुत अच्छे से, फिजिक्स के आते हैं 45, केमिस्ट्री के आते हैं 45 और जूलॉजी बॉटनी के आएंगे अपने 90 क्वेश्चंस। पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें 200 क्वेश्चंस होते थे और आपको 330 आवर्स मिलते थे, मतलब 3.5 घंटे मिलते थे, नहीं 3 घंटे 20 मिनट मिलते थे आपको। लेकिन इस बार इन्हें चेंज कर दिया है रूल अपना, 180 क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको। पहले क्या था कि इसमें 5 क्वेश्चंस आपको ऑप्शनल होते थे, इसमें 5 क्वेश्चन ऑप्शनल होते थे, इसमें 10 क्वेश्चंस आपके ऑप्शनल होते थे। लेकिन इस बार कोई ऑप्शनल नहीं दिया है, इस बार आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं अगर आ रहे हैं तो, अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको छोड़ देना है। अब यहाँ पे देखो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। आप देखो अगर आपके क्वेश्चंस करेक्ट होंगे तो आपको +4 मिलेगा, 4 नंबर आपको मिलेंगे। आपको ये पता है कि 720 मार्क्स का एग्जाम होता है नीट का। ठीक है, करेक्ट होंगे तो 4 मार्क्स मिलेगा। अगर अगर कोई इनकरेक्ट होता है तो आपके 1 मार्क्स जा सकते हैं, और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, मतलब ना तो आपको मिलेगा ना तो आपका मार्क्स कटेगा। तो ये आप मेक श्योर करना कि जो आपसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वही अटेम्प्ट करना। ये दिमाग मत लगाना कि अगर मान लो मैंने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, जिसमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जिसमें से अगर 2 सही निकल गए तो मेरे 8 मार्क्स मिले, और अगर 3 गलत निकले तो -3 हुए, तो मतलब फिर भी आपको 5 मार्क्स का फायदा हो रहा है। ये दिमाग आप मत लगाना, क्योंकि इससे आपका परसेंटाइल नीचे घटता है। परसेंटाइल बनने का मेन चांस होता है, मतलब परसेंटाइल कहाँ से बनाता है एनटीए, कि आपने कितना निगेटिव किया हुआ है। जितना ज्यादा आपका नेगेटिव रहेगा उतना ही कम आपका मतलब उतना ही ज्यादा आपका परसेंटाइल रहेगा। जितना ज्यादा आप नेगेटिव कम करोगे उतना ज्यादा आपका परसेंटाइल आगे होगा, आपकी रैंक आगे होगी। जैसे मान लो मैं कैसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हैं। इस बार फॉर्म 25 लाख प्लस पढ़ने वाले हैं, 25 लाख से ज्यादा फॉर्म पड़ेंगे इस बार, फॉर्म फिल होंगे, जिसमें से बहुत ज्यादा कम होगा तो 22 लाख, मैं आपको पहले प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, 22 लाख प्लस बच्चे एग्जाम देंगे इस बार नीट का। इतने बच्चे एग्जाम देंगे, इसमें से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एक नंबर पे 20 बच्चे हों। जैसे मान लो 520 मार्क्स हैं, ये 520 मार्क्स है, इस पे 20 स्टूडेंट होंगे। अब 20 को तो एक रैंक दे नहीं सकते, इनको 20 रैंक देना है, तो सीधा सीधा एनटीए उठाता है आपने कितना नेगेटिव मार्क्स किया हुआ है, आपने कितना नेगेटिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए हैं। जिसके सबसे ज्यादा नेगेटिव होंगे वो 20वें नंबर पे होगा, जिसके कम नेगेटिव होंगे वो 19वें नंबर पे होगा। ऐसे करके आपकी रैंकिंग डिसाइड होती है। तो आप नेगेटिव मार्क्स करने की कोशिश मत करना कि 5 अटेम्प्ट करे उसमें से 2 सही होंगे तो 8 मार्क्स मिलेंगे, ये चीज आप मत करना। ठीक है, एग्जाम्स आपके 3 घंटे के होंगे जो पहले ही बता चुका हूँ। और देखो कितने लैंग्वेज में एग्जाम होगा, तो इंग्लिश, मराठी, हिंदी, उड़िया, तमिल, असमी, बंगाली, तेलुगु, गुजराती, उर्दू, मलयालम, पंजाबी, कन्नड़, इस लैंग्वेज में एग्जाम होगा। और एक चीज ये भी याद रखना कि अगर किसी भी लैंग्वेज, किसी भी रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश को छोड़ के अगर किसी भी रीजनल लैंग्वेज में कुछ भी गलत होता है तो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रीफर किया जाता है। ठीक है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज ही प्रीफर करेंगे, यहाँ पे लिखा होगा कहीं ना कहीं पे इस चीज को।
तो आप ये चीज आप देख लेना कि इंग्लिश लैंग्वेज हमेशा प्रिफरेबल रहती है और उसी को ही सही माना जाता है। अगर आपके मान लीजिए तमिल में कुछ और ट्रांसलेट किया हुआ है, जैसे तमिल में, मलयालम में, मान लो मलयालम में एग्जाम हो रहा है, मलयालम में अगर मान लो कुछ और ट्रांसलेट किया गया है, मान लीजिए, अब मान लीजिए यहाँ पे गुरु बीजाणुधानी हिंदी में होता है मेगा स्पोरेंजियम, उसको मलयालम में कुछ और ट्रांसलेट किया गया है, तो वो क्या हो गया, माइक्रो स्पोरेंजियम लघु बीजाणुधानी। मैं पीडब्ल्यू का एक एसोसिएट टीचर भी हूँ, तो वहाँ पे देखो मैं वहाँ पे बच्चों को बताता हूँ कि आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज होगी उसके साथ साथ आप इंग्लिश को भी ध्यान दीजिएगा। तो आपको इंग्लिश भी याद रखना है। बहुत जो बड़े बड़े जो पॉपुलर होते हैं जिससे क्वेश्चन फ्रेम होता है उसका आपको इंग्लिश भी याद रखना है। तो जो भी मलयालम का बच्चा है, जो भी साउथ का मलयालम का बच्चा है, बंगाली का बच्चा है, मराठी का बच्चा है, मराठी लैंग्वेज का, तो वो इंग्लिश को भी ध्यान देना है। क्योंकि अगर कुछ भी आपके रीजनल लैंग्वेज में कुछ भी मिस्टेक होती है और इंग्लिश में सही है तो वो सही माना जाएगा, आपका वहां पे कोई नहीं सुनता है। यहाँ पे आपको देखो किस किस सेंटर पे कौन कौन से एग्जाम हो सकते हैं। जैसे इंग्लिश ऑल ओवर इंडिया में होता है, हिंदी ऑल ओवर इंडिया में होता है, और असमी जो लैंग्वेज का एग्जाम होगा मेनली, देखो हिंदी इंग्लिश तो ऑल ओवर इंडिया में सब में कॉमन है, लेकिन जो रीजनल है असम में जो एग्जाम होगा वो सिर्फ असमी लैंग्वेज का सिर्फ असम में होगा। बंगाली लैंग्वेज का सिर्फ वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार में होगा। अगर कोई चाहे कि मैं बंगाली लैंग्वेज में पेपर मध्य प्रदेश में रह के दे लूं तो वो नहीं दे सकता है, उसको या तो हिंदी में देना पड़ेगा या तो इंग्लिश में देना पड़ेगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि आपको जिस लैंग्वेज में पेपर देना है आपको उस स्टेट में जाना पड़ेगा। जैसे आपको गुजराती में अगर पेपर देना है गुजराती लैंग्वेज में, तो आपको गुजरात, दमन एवं दीव, दादर एवं नागर हवेली का सेंटर चूज करना पड़ेगा। आप भले ही दिल्ली में रह रहे हो, भले ही आप दिल्ली में रहते हो, मान लेते हैं कोई भी लैंग्वेज का लड़का, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी एस्पिरेंट दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली में तो वो हिंदी दे सकता है, इंग्लिश दे सकता है, लेकिन गुजराती लैंग्वेज में पेपर वो नहीं दे सकता है। उसको गुजराती लैंग्वेज पेपर देने के लिए इस सेंटर पे जाना पड़ेगा। कन्नड़ में अगर पेपर देना है तो आपको कर्नाटका में ही जाना पड़ेगा, कर्नाटका स्टेट में जाना पड़ेगा, कर्नाटका के एग्जामिनेशन सेंटर्स पे जाना पड़ेगा। मलयालम में अगर आपको पेपर देना है तो आपको केरला और लक्षद्वीप के सेंटर्स पे जाना पड़ेगा। मराठी के लिए महाराष्ट्र में जाना पड़ेगा, उड़िया के लिए उड़ीसा में जाना पड़ेगा, पंजाबी के लिए आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, मतलब किस किस सेंटर पे पंजाबी लैंग्वेज का एग्जाम हो सकता है। पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, और कहाँ, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, इन सब सेंटर्स पे क्या हो रहा है, पंजाबी लैंग्वेज का एग्जाम्स हो सकता है। तमिल लैंग्वेज में कहाँ कहाँ होगा, तमिलनाडु, पांडिचेरी, दमन, अंडमान एवं निकोबार आइलैंड पे होता है। तेलुगु में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में होगा। उर्दू के लिए कहाँ पे होगा, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकता है। मतलब 3 लैंग्वेज का पेपर, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश, आप इंडिया में कहीं भी दे सकते हो, लेकिन रीजनल लैंग्वेज का यहाँ पे एनटीए ने सेंटर बताया हुआ है किस किस स्टेट में कौन कौन सी लैंग्वेज के लिए पेपर दे सकते हो आप। इसके बाद एक और आपका टॉपिक बच रहा है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, एज लिमिट। आपकी एज 2008 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मतलब फिक्स एज, मतलब कि अपर एज अभी डिसाइडेड नहीं है एनटीए में, बट लोअर डिसाइडेड है। मतलब कि 31/12/2008 से ऊपर वाला लड़का या कोई भी स्टूडेंट पेपर नहीं दे सकता है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप इसको समझना कि अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 1/1/2009 है ऑन डॉक्यूमेंट, तो वो पेपर मतलब फॉर्म नहीं भर सकता है। 30/12/2008 के नीचे वाले बच्चे, मतलब 2008 वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो एसटी, एससी, ओबीसी, पर्सनल डिसेबल्ड हो, चाहे कुछ भी हो, वो 2008 तक के बच्चे पेपर दे सकते हैं। बाकी 2009 वाले नहीं दे सकते। 1 जनवरी 2009 के बाद के स्टूडेंट पेपर नहीं दे सकते हैं। जो भी बच्चे ये प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 2009 है, वो अभी वेट करें, वो अगले साल पेपर देंगे। अगले साल ये डेट बढ़ के 31/12/2009 हो जाएगी, वो वाले पेपर दे सकते हैं। अपर एज अभी डिसाइडेड नहीं है। अपर एज में अगर आप 32 के हो तो भी आप पेपर दे सकते हो, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। सिर्फ लोअर एज लिमिट बताया गया है, क्योंकि जो नीट का एग्जाम देंगे बच्चे वो 17 साल से ज्यादा के होने चाहिए। मिनिमम एज डिसाइडेड है 17 साल से ज्यादा के बच्चे पेपर देंगे, ठीक है। और क्या, एक
कोड क्या है, कोड 1 किसके लिए है, तो वो है आपका 12th क्लास के लिए, जो अभी जस्ट जून आप फरवरी मार्च में जो एग्जाम देंगे 12th का, उसके लिए वो कौन सा कोड डालेंगे, +1 डालेंगे। 2 किसके लिए है, जो एडिशनल में मैथ लेते हैं, जैसे बायो से होते हुए, बायो से हम लेते हैं, अगर आपने एडिशनल में मैथ लिया हुआ है तो उसके लिए कौन सा कोड जाएगा, 02। और एक चीज और यहाँ पे बताना था कि जो बच्चे ओपन स्कूल से पास होते हैं, ओपन बोर्ड से, रुखसाना नहीं से, या किसी अदर बोर्ड, मतलब कि अगर आप स्टेट बोर्ड या सेंटर या आईसीएससी, इसके अलावा अगर आप किसी और चीज से पास आउट हो तो आप नीट के एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं हो, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबल आप नहीं हो, नॉट एलिजिबल, सेल नॉट एलिजिबल, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आप स्टेट बोर्ड, सेंटर बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड से पास आउट हो तभी आप एग्जाम दे सकते हो। अब 03 किसके लिए है, आप इंटरमीडिएट प्री डिग्री एग्जामिनेशन के लिए अगर आप हो यूनिवर्सिटी बोर्ड, उसके लिए वो आप क्या कर सकते हो, 03 कोड आप डालोगे। ये यूपी बिहार में प्री डिग्री कोर्सेज होते हैं 12th के बाद, वो क्या करेंगे, 03 कोर्स डालेंगे। अब यहाँ पे 04 किसके लिए है, जो मेडिकल में पढ़ रहे हैं, जो मेडिकल जैसे बीएमएलटी, डीएमएलटी कुछ भी आप कर रहे हो, या प्री मेडिकल के एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, अभी करंटली दे रहे हो, जैसे मान लो जिसने 2024 में दिया, 2023 में दिया, वह 04 कोड को यूज करेंगे। 05 किसके लिए है, जो फर्स्ट ईयर ऑफ द 3 ईयर डिग्री कोर्सेज, जो डिग्री कोर्सेज में एडमिशन ले लिया, जैसे मान लो प्रिपरेशन भी कर रहा है और बीएससी में एडमिशन भी ले लिया है और वह फर्स्ट ईयर में है, अभी फर्स्ट ईयर में है, वो क्या करेगा, 05 अपना कोड डालेगा। 06 किसके लिए है, जो बीएससी में फर्स्ट ईयर के अलावा जैसे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर इन सब में है, वो क्या करेगा, आपका 06 कोड डालेगा। और क्या है, 7 कोड किसके लिए है, अगर आप किसी भी अदर एग्जामिनेशन को दे रहे हो, किसी भी अदर स्टैंडर्ड में आप गए हुए हो, तो आप कौन सा कोड डालोगे, 07 कोड डालोगे। अब यहां तक तो मैंने आपको डिस्कस किया पेज नंबर 26 तक, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा। अब अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और जिसको भी ये भेजना हो, जो भी नीट के तैयारी कर रहा हो आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, या कहीं भी इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया कहीं भी, आप उसको मेरा ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, बट इसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा था, इसलिए लंबा हो गया वीडियो, और मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा डॉक्टर बनने से पीछे रहे और किसी एक छोटी सी गलती की वजह से एनटीए आपके क्वेश्चन पेपर मतलब आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करे, इसलिए थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। और आप पूरे वीडियो को देखिएगा, और चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा कि जैसे कि मैं वीडियो अगर डालूं तो आपको जल्द से जल्द वीडियो आपको मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।